80,000 रुपीज के आसपास में जैसे स्मार्टफोन अगर आप ढूंढते हो ना, तो आपके सामने चॉइसेस बहुत सारी होती हैं। जैसे परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन अगर आप देखो तो OnePlus 15, iQOO 15 वगैरह आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, ऑलराउंडर फोन चाहिए, तो ये दो स्मार्टफोन है इस टाइम पे मार्केट में, एक iPhone 17 एंड एक Oppo का Find X9s। वैसे 80,000 रुपीज में Oppo का Find X9s से थोड़ा सा बेटर है कुछ फीचर्स में, लेकिन इन्होंने Find X9 सीधा मार्केट से कर दिया गायब, Find X9s रख दिया। ऐसा नहीं है ये फोन बेकार है, इसका वैसे हमने ऑलरेडी एक रिव्यू कवर कर रखा है चैनल पे। iPhone 17 भी है और iPhone 17 का कंपैरिजन OnePlus 15 से भी हमने कर रखा है, तो अगर आपको वो देखना है वो भी देख लेना। वो एक परफॉर्मेंस वाले पर्सपेक्टिव से है, ये वाला थोड़ा कैमरा सेंट्रिक ज्यादा है। और 80,000 के आसपास में भी ना एक Vivo का X300 भी अच्छा फोन है, लेकिन अब वो भी मार्केट में नहीं है, उन्होंने भी X300 FE निकाल दिया। तो ये कुछ चल रहा है मार्केट में कि थोड़े फीचर कम करो लेकिन सेम प्राइस का फोन रखो, और जो पहले बिक गया आउट ऑफ स्टॉक भाई साहब खत्म। अब इन दोनों फोनों का जैसे डब्बा खुलता है ना, तो Oppo Find X9s एकदम कंप्लीट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिल जाता है, 80 वॉट का चार्जर मिलता है विद टाइप A to C केबल, कवर भी मिल जाता है डब्बे में। लेकिन iPhone 17 होता है थोड़ा फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस, फोन मिलता है और एक केबल मिलती है, बस इससे ज्यादा उम्मीद करो फोन दे रहे एप्पल वाले तुम्हें, वही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, प्राइसिंग में वैसे थोड़ा सा डिफरेंस है। iPhone 17 83,000 रुपीज का है, Find X9s 80,000 रुपीज का है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आगे पीछे प्राइसिंग भाई चेंज हो सकती है, जिस हिसाब से भाई डेली प्राइसिंग चेंज हो रही है। तो या तो स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो देख लेना एक बार जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो। और जैसी फर्स्ट लुक देखते हैं ना दोनों स्मार्टफोन की, यहाँ पे दोनों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। iPhone 6.3 इंचेस है जो कि काफी कंफर्टेबल साइज है, अगर आप बिना कवर के यूज करते हो ना, बहुत प्यारा साइज है। लेकिन Oppo हमारा 6.59 इंचेस है, थोड़ा सा ही बड़ा है अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, बट स्टिल ये हाथों में बड़ा फील होता है। अगर आपको एक बार हैंडी फोन की आदत हो जाए तो भाई iPhone 17 का साइज सबसे बढ़िया है। बाकी यहाँ पे दोनों के अंदर ग्लास बैक मिल जाती है और कैमरा मॉड्यूल दोनों का थोड़ा डिफरेंट है उसके सेंसर के हिसाब से। यहाँ पे एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है दोनों में नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है। लेकिन हाँ, टाइप सी पोर्ट में भाई क्या है दोनों के अंदर USB 2.0 वाले टाइप सी पोर्ट, लेकिन आईफोन के अंदर आपको डिस्प्ले आउटपुट मिलता है, लेकिन Oppo के अंदर डिस्प्ले आउटपुट नहीं है। 80,000 के प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से यार होना चाहिए था। और दोनों में अपने पॉली ब्रोकर पावर बटन तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा कीज जो है, यहाँ पे Oppo के अंदर इनकी स्नैप की है और iPhone में इनका एक्शन बटन है। दोनों ही कस्टमाइजेबल है, बहुत ही सिमिलर फीलिंग देते हैं। इस पे कैमरा सेट कर लो, फ्लैश लाइट, रिंगिंग साइलेंट वगैरह कुछ भी हो गया। एंड iPhone में भैया शॉर्टकट डबल टैप, ट्रिपल टैप शॉर्टकट्स आप कस्टमाइज कर सकते हो, और वो बना के शॉर्टकट कस्टमाइज करके इस की पे लगा दो। जो कस्टमाइजेशन मेरे हिसाब से Oppo या OnePlus सेम ही चलता है ना, उनको भी देनी चाहिए यार इसके अंदर। एंड iPhone में एक और बहुत जरूरी बटन है जो मैंने रेयरली ही यूज किया है लाइफ में, वो है भैया कैमरा बटन। ये इन्होंने खुशी खुशी में डाल दिया था कि भैया हमारा iPhone लोग कैमरा के लिए लेते हैं, तो इन्होंने बटन डाला, लोगों ने यूज ही नहीं करा। आप बताना वैसे मेरे को, अगर आप आईफोन यूजर हो, कितनी जगह आपका कैमरा बटन कैसे यूज होता है। मेरे केस में ऑन द गो एकदम से वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, जब मैं व्लॉग वगैरह करता हूं, ट्रैवल करता हूं, तब ये काम आता है। और यहाँ पे दोनों ही फोन अच्छे खासे वाटर रेसिस्टेंट है। आईफोन में IP68 रेटिंग मिलती है, लेकिन Oppo में हमें अप टू IP69 रेटिंग में मिल जाती है, मतलब थोड़ा प्रेशर वाला पानी भी ये झेल जाता है। बट यहाँ पे मैं कहूंगा दोनों बढ़िया है, लेकिन फिर भी भिगाना मत, क्योंकि वाटर डैमेज की कोई भी कंपनी वारंटी गारंटी नहीं देती। बाकी दोनों ही फोन प्रीमियम फील होते हैं, इन हैंड फील अच्छी है और लुक सब्जेक्टिव है। आप बताओ मेरे को कमेंट करके, आपको Oppo ज्यादा बेटर लग रहा है या iPhone। और फ्रंट स्क्रीन प्रोटेक्शन में Corning Gorilla Glass 7i है हमारी Find X9s में, और Ceramic Shield 2 है हमारी iPhone 17 में। दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। बाकी फिजिक्स पर डिपेंड करता है कैसे गिरेगा कैसे नहीं। और iPhone पे ना एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, जो 99% केसेस में लोग यूज नहीं कर पाते, बिकॉज लोग स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हैं, और स्क्रीन गार्ड लगवाते ही भाई मामला ग्लॉसी हो ही जाता है। और डिस्प्ले भाई दोनों में मजा आता है यूज करने में, क्योंकि दोनों के अंदर AMOLED डिस्प्ले मिलती है। ओह सॉरी, एप्पल में तो सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलती है, थोड़ा सा अमीरों वाले वर्ड यूज करने पड़ते हैं। एंड यस, डिस्प्ले का साइज अलग अलग है जो मैं आपको बता चुका हूं। एंड यहाँ पे रेजोल्यूशन भी हमारे को फुल HD प्लस ही मिलता है, बस दोनों के साइज के हिसाब से थोड़े नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है दोनों के अंदर, लेकिन iPhone LTPO डिस्प्ले है, यानी कि 1 हर्ट्ज तक जा सकती है, ज्यादा बैटरी सेविंग वगैरह कर पाएगा। लेकिन Oppo में LTPS डिस्प्ले है, यानी कि 60-120 में शिफ्ट होता रहता है, तो उसकी वजह से AOD में बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा ही। बाकी बैटरी में भाई मेजर डिफरेंस है, जो मैं आपको बैटरी वाले पार्ट में बताऊंगा। और भाई यहाँ पे बेजल दोनों के पतले पतले हैं, चलाने में बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। और जब मैंने ब्राइटनेस टेस्ट करी तो 950 निट्स के आसपास दोनों की आउटडोर ब्राइटनेस निकल के आती है। आउटडोर में जैसे हम सनलाइट में यूज कर रहे थे, दोनों ही फोन्स अच्छे खासे यूजेबल रहते हैं। एंड जब कलर गैमेट की बात आई तो Oppo यहाँ पे सरपास कर जाता है, बिकॉज Oppo हमारा 86% DCI P3 कलर गैमेट को कवर करता है, वहीं पे iPhone हमारा 74% P3 कलर गैमेट को कवर करता है। बट ये ना नंबर्स ऑन पेपर है, वैसे P3 कवरेज ऑब्वियसली ज्यादा ही है, लेकिन जब साइड बाय साइड मल्टीमीडिया वगैरह देखो ना, तो इतना रियल लाइफ में मेजर डिफरेंस मेरे को पता लगा नहीं। और यहीं पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो HDR 10+ का सपोर्ट मिलता है दोनों के अंदर। YouTube पे 4K 60 HDR पे आप कंटेंट देख सकते हो। Netflix
नेटफ्लिक्स में दोनों के अंदर डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन HDR में एक कैच लगा मेरे को, जहां पे आईफोन बेटर है। जब मैंने कोस्टा रिका 4K 60 HDR पे चलाई ना, तो भाई आईफोन ज्यादा बेटर ब्राइटनेस पुश कर पा रहा था। आप साइड बाय साइड देख भी सकते हो, सेम शॉट चल रहा है सब कुछ, और आईफोन भाई क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ज्यादा ब्राइट है। ऐसा नहीं है कि आईफोन की ब्राइटनेस ज्यादा है, यहाँ पे कैलिब्रेशन की बात है, तो यहाँ पे आईफोन ज्यादा ब्राइटनेस पुश कर पा रहा है। उसके अलावा HDR की ट्यूनिंग अच्छी है, यहाँ पे कंट्रास्ट वगैरह अच्छा है, ब्राइटेस्ट एंड डार्केस्ट पार्ट्स वगैरह अच्छे हैं, दोनों फोन में अच्छे दिखते हैं, बस ब्राइटनेस में आईफोन थोड़ा बेटर चला जाता है HDR के केस में स्पेसिफिकली। और दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स तो मिलते हैं, लेकिन यार समहाउ आईफोन की ऑडियो क्वालिटी इंटरेस्टिंग लगती है, थोड़ी फुलफिलिंग है। यहाँ पे लाउडनेस सिमिलर है दोनों की, सुनने में अलग अलग सुनो तो दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे आईफोन और इसको साइड बाय साइड जब मैंने सुना तो आईफोन यहाँ पे हल्का सा अपर एज तो लेके जाता है। और भाई हैप्टिक्स दोनों के प्रीमियम है, यूआई में इंप्लीमेंटेशन दोनों का ही तहलका है। आईफोन थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा अपर एज ले जाता है, बट स्टिल यहाँ पे मैं कहूंगा डे टू डे आप यूज करते हो, यूआई के अंदर आप देखते हो जो हमारे को जिग टाइप की वाइब्रेशन चाहिए होती है, दोनों फोन प्रोवाइड करते हैं, एंड यहाँ पे डिसअपॉइंट तो दोनों में से कोई भी नहीं करता। एंड यस कोडेक्स, यहाँ पे ओप्पो के अंदर सारे रिक्वायर्ड कोडेक्स हैं, मतलब हाई रेस कोडेक्स वगैरह मिल जाते हैं, LDAC LHDC वगैरह। एप्पल के अंदर अपना ALAC जो इनका लॉसलेस होता है और FLAC का सपोर्ट मिलता है अगर आपको हाई रेस ऑडियो वगैरह एक्सपीरियंस करना हो थ्रू एप्पल म्यूजिक, जिसके अंदर आपको वायर्ड हेडफोन वगैरह लगा के अगर आपको सुनना हो तो। और टेक्निकली दोनों फोन्स को कंपेयर करा के फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर ही डिफरेंट है, बट स्टिल कुछ जनता है जिनको जानना है। आईफोन में A19 चिप है और ओप्पो में MediaTek Dimensity 9500S मिलता है, और यहाँ पे दोनों के अंदर LPDDR5X रैम है, लेकिन रैम में डिफरेंस है। ओप्पो 12GB रैम के साथ आता है, आईफोन 8GB। एंड रैम मैनेजमेंट आईफोन का कैसा है वो मैं आपको सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में बताऊंगा। बड़ा खुश होते हैं लोग एप्पल को लेकर, ओहो मजा आ रहा है कुछ है, बताता हूं इनसाइट सारे। एंड दोनों के ही बेस वेरिएंट 256GB हमारे को मिल जाते हैं, जिसमें ओप्पो UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है, एंड आईफोन में NVMe स्टोरेज है। लेकिन रीड एंड राइट स्पीड अगर आप देखोगे ना साइड बाय साइड, भाई ओप्पो के रीड एंड राइट स्पीड तहलका है भाई यहाँ पे। और कनेक्टिविटी में 23 5G के बैंड्स है आईफोन में, बट Find X9s में 18 5G बैंड्स है। मैंने जितना यूज करा मेरे एरिया में, या जितना भी हमारी टीम इसको टेस्ट करने में यूज कर पा रही थी, हमारे को ना मेजर डिफरेंस पता ही लगा। जियो की सिम हमने लगा रखी थी इसके अंदर, किसी रिमोट एरिया वगैरह में अगर जाते हैं तो प्रोबेबली आईफोन थोड़ा बेटर सिग्नल दे सकता है, कंफर्म नहीं है, मैं टेस्ट नहीं पाया। और Wi-Fi 7 मिलता है दोनों के अंदर, बट ब्लूटूथ में ओप्पो थोड़ा पीछे है, 5.3 है लेटेस्ट आईफोन 7 में ब्लूटूथ वर्जन 6, एंड NFC दोनों के अंदर ही मिलता है। IR ब्लास्टर एप्पल वालों को, लेकिन भैया क्या होता है वो हमें नहीं पता, ओप्पो के अंदर मिलता है, जिसके थ्रू आप टीवी AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। एंड इवन फिंगरप्रिंट सेंसर, ओप्पो में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो भाई फास्ट काम करता है, लेकिन एप्पल के अंदर भी वो नहीं मिलता हमारे को। लेकिन आईफोन 17 में हमारे को फेस ID मिलती है, जो आप कहीं भी कैसे भी अनलॉक कर सकते हो, मतलब अंधेरे में भी अनलॉक हो जाता है। वैसे एंड्रॉइड में हमारे को फेस अनलॉक मिलता है, लेकिन उसमें डेडिकेटेड सेंसर नहीं है, वो कैमरा को ही यूज करता है। एंड यहाँ पे अगर हम बेंचमार्क्स वगैरह देखते हैं ना, तो सेंस बनता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों फोन्स अलग अलग तरीके से चलते हैं। जैसे Antutu हमने कंपेयर किया तो ओप्पो भाई 2.8 मिलियन जा रहा है, बट आईफोन 2 मिलियन तक है। Geekbench 6 के नंबर आप देख सकते हो साइड बाय साइड, 19-20 ऊपर नीचे होते हैं दोनों के केस में। OpenCL जो GPU के लिए है, आईफोन का GPU बहुत तगड़ा है, और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट करा, लूप स्कोर्स आप देख सकते हो, एंड स्टेबिलिटी की परसेंटेज वगैरह भी। ये नंबर्स उन्हीं लोगों के लिए जिनको एक्चुअली देखने थे नंबर्स वगैरह। और गेमिंग परफॉर्मेंस भी मेरा कंपेयर करने का मन था, कंपेयर करी भी, लेकिन आईफोन में ना FPS मीटर हमारा सेट हो नहीं पाया, लेकिन एंड्रॉइड में हम कर पाए थे। तो Find X9s की वीडियो हमने बना रखी है, तो उसकी वीडियो में देख लेना। लाइक 120 एवरेज FPS तो मिल ही जाते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी और BGMI वगैरह में हमारे को, और 9500S बाकी भी AAA गेम्स वगैरह बढ़िया खिलवा देता है। एंड इवन आईफोन की भी गेमिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जितने भी हमारे को AAA गेम्स मिलते हैं, Wuthering Waves, Car Street, Tomb Raider वगैरह हमने इसके अंदर टेस्ट करे, बढ़िया मक्खन परफॉर्मेंस इसमें मिल रही थी। मतलब ऐसे जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर वाले गेम्स है ना, इसके अंदर हमारे को कोई ऐसा प्रॉब्लम आई नहीं भाई दोनों फोन के अंदर। बट यहाँ पे एक चीज में आईफोन अपर एज लेके जाता है, दैट इज AAA गेमिंग। आईफोन के ऊपर भाई Assassin's Creed Mirage, Resident Evil की सीरीज, Death Stranding, इवन अब तो कंट्रोल भी आ गया है। ऐसे पीसी वाले गेम्स आप आईफोन पे खेल सकते हो, डिस्प्ले आउटपुट भी है, तो बड़ी स्क्रीन पे लगा के कंट्रोलर वगैरह लगा के भी खेलो भाई, बड़ा मजा आता है। लेकिन ओप्पो के केस में ऐसा नहीं होगा। आई नो गेम हब इम्यूलेटर आता है जिसमें विंडोज की गेम चल जाता है, लेकिन भाई वो ऑप्टिमाइज नहीं है MediaTek के लिए। मैं चला के देख रहा था भाई, मेरे से गेम चल ही नहीं पाए, गेम चल रहे थे बट वो क्रैश हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने ना यूट्यूब पे वीडियो देखी, 9500 चिपसेट पे बंदे ने वीडियो बना रखी थी, बट इसके अंदर बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल लगता है, तब जाके गेम मुश्किल से चल पाते हैं। इतना टाइम है तो खुद हिट एंड ट्रायल करके देख लेना। आईफोन में तो जस्ट इंस्टॉल एंड प्ले है। और हाँ, बाकी अदर इम्यूलेटर्स की अगर बात करते हैं तो एंड्रॉइड में हमारे को ज्यादा चीजें, ज्यादा जुगाड़ मिल जाते हैं। PS1 PS2 गेम्स खेलने हो, आईफोन में भी कुछ इम्यूलेटर्स हैं, जैसे रेट्रो आर्क में देख रहा था मिलता है, डेल्टा इम्यूलेटर मिल जाता है, NES SNES वाले आपको गेम्स खेलने हो, या PPSS PP इम्यूलेटर भी है इसके अंदर। तो दोनों के गेमिंग के मामले में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप मेरे को बताना गेमिंग के लिए आप कौन सा चूज करोगे। मेरे से मत पूछना, मैं मोबाइल गेमर नहीं हूं। प्ले स्टेशन PC
वेनम गेमिंग सब्सक्राइब नहीं कर रखा क्या तुमने? और भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ColorOS 16, Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, Find X 9s और iPhone 17 में iOS 26 मिल जाता है। iPhone अपडेट्स में 7 to 8 इयर्स ऑफिशियल नंबर नहीं होता इनका, लेकिन ये अपडेट देते रहते हैं। लेकिन Oppo भी ऐसा खास कुछ पीछे है नहीं, 5 इयर्स के मेजर अपडेट्स हैं, 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स इसके साथ भी मिलते हैं। तो आपको अपडेट्स के मामले में तो कोई दिक्कत आएगी दोनों फोन के अंदर। एंड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ Oppo के बारे में बात करूं तो कस्टमाइजेशन अच्छी खासी हमारे को मिल जाती है। लॉक स्क्रीन की, आइकन रीसाइज कर लो, आइकन पैक्स इनबिल्ट है जो कि काफी अच्छे हैं। और कोई भी आप सोशल मीडिया चला रहे हो, लाइक इंस्टाग्राम पे कोई आपको इमेज दिखी, उसको टैप एंड होल्ड करके आप शेयर कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, किसी को व्हाट्सएप पे भेजनी हो। कॉल रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे विदाउट नोटिफिकेशन, एंड ऑटोमेटिक पे भी सेट कर सकते हो कि आपकी सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती रहे। ऑटोमेटिक इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि आईफोन में वो होता नहीं है। एंड भाई ColorOS की एनिमेशन स्मूथ है भाई, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग बहुत मक्खन काम करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती चलाने में। काफी ज्यादा इंस्पायर्ड एप्पल से, जैसे लॉक स्क्रीन हो गई, कुछ कैमरा ऐप है, कुछ जगह सेम है, कुछ जगह थोड़ा डिफरेंट है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे भी ओप्पो ने काम करा है, लाइक अल्ट्रा वाइड, प्राइमरी एंड टेलीफोटो। यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे कैमरा यूज कर रहे हो, तीनों कैमरा यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि 1x चल रहा है और डिजिटली आप जूम इन जूम आउट कर रहे हो। और एआई के मामले में इंपॉर्टेंट बता देता हूं, माइंड स्पेस मेरे को बहुत अच्छा लगा। स्क्रीन पे जो भी है 3 फिंगर स्वाइप अप करोगे वो सब रिकॉर्ड कर लेता है उसके अंदर और उसको समराइज कर देता है। और यहाँ पे एआई की को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे आप वॉइस रिकॉर्ड करके रख सकते हो, किसी भी चीज के बारे में आपको बात करनी है, कुछ रिमेंबर करके रखना है, कुछ भी है, आपका एक पर्सनल नोट्स है जिसको आप वॉइस से, स्क्रीन से कुछ भी आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। उसके अंदर आपको सारी समरी मिल जाती है, एंड जो चीज आपने मेमोरी रिकॉर्ड करी है उसके बारे में भी आप उससे चैट कर सकते हो। एंड एआई के मामले में जो एआई वॉइस स्क्राइब है ना, वो मेरे को काफी बढ़िया लगता है, क्योंकि मान लो आप व्हाट्सएप पे किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, एआई वॉइस स्क्राइब वाले फीचर में जाके आप वो कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो। हालांकि उसकी नोटिफिकेशन जाती है सामने वाले को, लेकिन अगर आपने म्यूट कर रखा है तो नहीं जाती। रिस्पॉन्सिबली यूज करना, ओप्पो के ये सारे फायदे तो हैं। बाकी आईफोन का यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है, बट भाई बहुत सारी लिमिटेशन है। एक तो हर एप्लीकेशन की भैया अपनी मेमोरी है। अगर आपने कोई चीज सफारी में डाउनलोड करी है, क्रोम में डाउनलोड करी है, तो वो उसी के अंदर है। उसको आपको फोटोज में सेव करना है तो सेव फाइल दबाओ तो फोटोज में भी आएगी, तो आपकी जहां पे जो मेन एप्लीकेशन है उसकी भी मेमोरी भरी हुई है और अब आपकी फोटोज की मेमोरी अलग से चल रही है, तो बहुत जल्दी 256 GB इसकी भर जाती है। तो आपको मेमोरी खाली करने के लिए फिर दूसरी जगह से फाइल खुद जाके डिलीट करनी पड़ेगी। एंड बहुत सारी और भी चीजें आईफोन के अंदर, बट हाँ चलने में बढ़िया है, स्मूथ है, मक्खन है। लेकिन अभी के टाइम पे ग्लिच वगैरह बहुत है भाई। आप ट्विटर उठा के देखो, यूट्यूब उठा के देखो, iOS 26 के ग्लिचेस से भरा पड़ा है। iOS 27 आ गया है, अभी वो बीटा फेज में है, बीटा में मत डालना, बैटरी बैकअप वगैरह काफी कम हो जाता है, बट जब भी ऑफिशियल रोल आउट होगा तब देखते हैं वो कैसा काम करता है। बाकी यूआई वाइज आईफोन आपको प्रीमियम फीलिंग देगा, चलने में बहुत बढ़िया है, यूजर फ्रेंडली है। कस्टमाइजेशन इतनी सारी नहीं मिलेगी कंपेयर टू ColorOS, स्टिल आपको मजा तो आएगा देखो यूज करने में। बाकी जैसे कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स होते हैं जो मेरे को पसंद है, जैसे स्प्लिट स्क्रीन जो ओप्पो में कर सकते हो, आईफोन में नहीं होती। बाकी जैसे आईफोन में अपना डायनामिक आइलैंड है, तो ColorOS में भी सिमिलर चीज हमारे को मिल जाती है। और एआई के मामले में अभी तक का एप्पल का तो हाल अच्छा था, बाकी गूगल भैया से हाथ मिला लिया है। जेमिनाई अब इंटीग्रेट हो गया iOS 27 में। जब वो रोल आउट होगा ना तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको कवर करेंगे ऑफिशियल रोल आउट के बाद ही, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए वो ज्यादा यूजेबल तभी रहता है। और हाँ, मेनली इकोसिस्टम, एप्पल तो देखो किंग है, लेकिन एप्पल अपने ही इकोसिस्टम में किंग है। जैसे एप्पल की वॉच है, आईपैड है, मैकबुक है, तो उसके अंदर काफी बढ़िया सिंक हो जाता है। बट ओप्पो के साथ भी ना आपको ओप्लस कनेक्ट ऐप मिल जाती है, जिसको आप विंडोज एंड मैक दोनों के साथ यूज कर सकते हो, एंड काफी सीमलेसली काम करती है भाई। उसमें क्लिपबोर्ड वाली चीज भी मिल जाती है, फाइल ट्रांसफर भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें जो ओप्पो ने भी काफी काम अच्छा करा है। और इन दोनों फोनों में तो भाईचारा भी है, जैसे एयर ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे ओप्पो क्विक शेयर के थ्रू रिसीव करता है, एंड वाइस वर्सा आप इधर से शेयर भी कर सकते हो। तो अगर ओएस एंड यूआई को कंक्लूड करें ना, तो भाई ज्यादा यूजर फ्रेंडली, ज्यादा प्रोडक्टिव मैं कहूंगा यार ColorOS लगा मेरे को, जब जितना मैंने यूज करा। आईफोन में कहीं ना कहीं लिमिटेशन होती है, और एक तो स्टेप बहुत सारे होते हैं आईफोन में। एडेप्टिव ब्राइटनेस एक्सेसिबिलिटी में डाल रखा है डिस्प्ले का ऑप्शन छोड़ के, और स्क्रीनशॉट लेते हो और शेयर करना है या सेव करना है, उसके 3 स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं। तो बहुत सारी ऐसे एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आईफोन कहीं ना कहीं तो मेरे को पसंद नहीं आता। ये सब्जेक्टिव है, बाकी आप अपना थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो टाइम स्टैम्प के साथ। और भाई बैटरी है, ऐसा जमीन आसमान के नंबरों का फर्क है। Oppo Find X 9s के अंदर हमारे को 7025 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पे आईफोन में 3692 mAh है सिर्फ। अब देखो नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन जब रियल लाइफ टेस्टिंग हमने करी ना तो इतना बड़ा डिफरेंस निकल गया। उसका एक मेजर रीजन है, वो है LTPS और LTPO डिस्प्ले। आईफोन 1 हर्ट्ज तक चला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे Oppo 60 हर्ट्ज पे रहता है मिनिमम, तो ये ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो जब हमने रियल लाइफ यूज केस देखा ना, मल्टीटास्किंग, ऐसे कॉल्स वगैरह होगी, व्हाट्सएप चला लिया, सोशल मीडिया चला लिया, ज्यादा गेमिंग वगैरह प्रायोरिटी नहीं करी, बहुत थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह कर ली, तो Oppo हमारा 10 to 12 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम दे जाता है, और आईफोन भी अच्छा खासा भाई 7 to 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम। मतलब बैटरी का जितना बड़ा नंबर है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं आईफोन भी ठीक ही है। बाकी डिपेंड करेगा आपने यूज कैसा करा है। स्टिल Oppo बेटर तो है ही, और Oppo चार्जिंग में भी बेटर है, क्योंकि 80 वॉट की चार्जिंग आती है, आईफोन में 45 वॉट है, और चार्जर डब्बे में भी नहीं है, तो चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। एंड जब मैंने चार्जिंग स्पीड देखी तो 0 to 100% हमारा Oppo 1 hour 23 मिनट में हो गया था, आईफोन ने 1 hour 42 मिनट्स के आसपास लगाए। बैटरी भी छोटी है, चार्जिंग भी कम है, तो ऑब्वियसली टाइम अच्छा खासा ज्यादा है। एंड आईफोन के पास एक चीज एक्स्ट्रा है, विच इज वायरलेस चार्जिंग, जो हमारी Find X 9s के अंदर नहीं है। मेरे हिसाब से 80,000 के प्राइस पॉइंट पे यार होनी तो चाहिए थी। अब यहां तक आते हैं तो दोनों फोन कहीं ना कहीं आपको लगता है ठीक है, लेकिन जब कैमरा वाला पार्ट आता है,
यहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज होती हैं। जैसे ओप्पो के अंदर हमारे को 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन आईफोन में 48 मेगापिक्सल के 2 सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे आईफोन में पेरिस्कोप सेंसर नहीं है जो हमारे ओप्पो के अंदर है। लेकिन वहीं पे अगर हम फ्रंट कैमरा पे आते हैं ना, तो ओप्पो के अंदर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, आईफोन में 18 मेगापिक्सल है। लेकिन आईफोन के अंदर हमारे को सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है, जिसके थ्रू आप अपना आईफोन अगर वर्टिकली भी पकड़ोगे तब भी आप हॉरिजॉन्टल फोटोज खींच सकते हो। लेकिन ओप्पो के केस में आपको फोन ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। और ये वीडियो सैंपल है जो हम टेस्ट करके देख रहे थे, जूम कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड है, जो कि ऑब्वियसली आईफोन मेरे को बेटर लग रहा था यहाँ पे। फिर हमने उसको प्राइमरी 1x पे शिफ्ट किया एंड यहाँ पे भी आईफोन ज्यादा नेचुरल कलर्स निकाल के आ रहा है। यहाँ पे अगर आप पेड़ वगैरह देखोगे ना तो इतना अच्छा लग नहीं रहा ओप्पो के अंदर वीडियो के मामले में। फिर ये हमारा 2x हो गया जो डिजिटल जूम है। फिर कहानी चेंज होती है 3x पे। 3x पे यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर है ओप्पो के अंदर एंड आईफोन हमने मैनुअली जूम किया था तो डिटेल्स फटनी शुरू हो गई एंड 6x तक हम लेके गए, क्योंकि 6x डिजिटल मिलता है हमारे को ओप्पो में, क्योंकि 3x का 6x बन जाता है एंड आईफोन की डिटेल्स काफी हद तक यहाँ पे मिस हो जाती है। और सामने आप देख भी सकते हो पैम्फलेट पे साफ दिखाई दे रहा है ओप्पो के अंदर, लेकिन आईफोन में नहीं दिख रहा। तो कलर प्रोसेसिंग आईफोन की बढ़िया है, लेकिन जूम कैपेबिलिटी ओप्पो की बढ़िया है। अब जैसे ह्यूमन सैंपल में आप देख सकते हो, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, अल्ट्रा वाइड हो गया, फिर 1x हो गया, फिर यहाँ पे 2x आ जाता है। और ये इसलिए रखा है ताकि आप स्किन टोन्स पहचान पाओ एंड स्किन टोन समहाउ ओप्पो में भी अच्छी है। 3x में ऑब्वियसली आईफोन बिल्कुल थोड़ा ब्लरी हो गया था, बट ओप्पो में देख सकते हो शार्पनेस मेंटेन्ड है। और फिर ये 6x आ गया जिसमें ऑब्वियसली ओप्पो के पास अपर है ड्यू टू द डेडिकेटेड सेंसर। और ये डायनामिक रेंज के लिए हो गया। पहले हम सन से इस तरफ करते, फिर हम थोड़ा सा मूवमेंट लेके सन के अगेंस्ट आए, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो दोनों की डायनामिक रेंज कैसे है। दोनों ही फोन्स अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, बस वही कलर प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। ओप्पो थोड़ा वाइब्रेंट साइड जाता है, आईफोन थोड़ा नेचुरल साइड है। एंड मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोनों की वीडियो क्वालिटी समहाउ अच्छी है आउटडोर में स्पेसिफिकली। बाकी आप बताओ कमेंट करके आपको किसकी अच्छी लग रही है। मैं कुछ ऐसा यहाँ पे खास डिसाइड कर नहीं पा रहा था। और ये है पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल दोनों फोन्स का। आईफोन में 4K 30 FPS तक सपोर्ट मिलता है, लेकिन ओप्पो के अंदर 1080p 30 है। तो क्वालिटी का डिफरेंस आपको दिख जाएगा कि आईफोन ज्यादा बेटर क्वालिटी मेंटेन कर पाता है। बाकी बैकग्राउंड ब्लर, एज डिटेक्शन और कलर्स वगैरह वो आप जज करके मुझे कमेंट में बताओ। और फ्रंट कैमरा से भी पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल में निकाल रहा हूँ इस टाइम पे, वॉकिंग शॉट है तो स्टेबिलिटी का आइडिया हो गया होगा। माइक भी जो है फोन का यूज हो रहा है और आईफोन में यहाँ भी 4K 30 FPS है, लेकिन ओप्पो के अंदर 1080p 30 है। एंड क्वालिटी कुछ ऐसी है, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह, कुछ ब्लॉग वगैरह आपको करना हो, टेम्पो भी आ गया तो नॉइज का आइडिया भी हो गया होगा। बाकी अपने थॉट जरूर बताना यार कमेंट करके। और अब नजर मारते फोटोज पे। सबसे पहले अल्ट्रा वाइड, और एक चीज जो आपको मेरे मुंह से बार बार सुनने को मिलेगी, दैट इज कलर प्रोसेसिंग। भाई ओप्पो यहाँ पे भैया चटक मामला करता है, हरियाली तो हरियाली है। आईफोन में मिलेंगे बिल्कुल एकदम नेचुरल कलर, एकदम ऐसे ओप्पो के बगल में अगर आप देखोगे ना तो फीका फीका सा मामला लगेगा। तो डिफरेंट जैसे हमने सैंपल लिए, जैसे आप ये वाला सैंपल देखो, यहाँ पे ना जैसे आईफोन इतना ज्यादा डायनामिक रेंज मेंटेन कर नहीं पाया, बट ओप्पो ने काफी अच्छी डायनामिक रेंज मेंटेन कर दी थी। और उसके अलावा जितने सारे आउटडोर हम शॉट ले रहे थे कुछ शाम में जैसे हमने लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओप्पो की फोटोज आपको ना अपीलिंग लगेगी, मजा आएगा मतलब देखने में। आईफोन की फोटोज भी अपनी जगह अच्छी हैं, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है कि आपको भाई थोड़ा चटक मामला चाहिए या आपको थोड़े सटल कलर्स चाहिए, थोड़े नेचुरल कलर्स चाहिए जो आपको आईफोन में मिलते हैं। मेरे को आप बताना कमेंट करके। और ये चीज ना आपको हर जगह फील होगी। जैसे ह्यूमन सैंपल्स भी लिए हमने अल्ट्रा वाइड में, यहाँ पे ओप्पो के अंदर हमारी रेडिश साइड चली जाती है स्किन टोन थोड़ी ओवर प्रोसेसिंग के चक्कर में। आईफोन ना बिल्कुल एकदम नेचुरल रखता है। और उसी वजह से जब आप लैंडस्केप में देखोगे, जैसे उज्जवल और प्रथम की वाली फोटो आप देखो, पीछे यहाँ पे आसमान और इनकी फोटोज अलग ही आपको थोड़ा सोशल मीडिया रेडी टाइप मिलेगी। आईफोन में ऐसा है, हाँ भाई ठीक है फोटो खींची अच्छी लग रही है बढ़िया। बाकी डिटेल में जैसे मैं जूम करके देख रहा था ना, दोनों में मेरे को मेजर डिफरेंस लगा नहीं। यहाँ पे दोनों अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर पाते हैं अपने अपने अल्ट्रा वाइड सेंसर के हिसाब से। फिर कुछ हमने इंडोर सैंपल्स वगैरह लिए एंड यहाँ पे कहानी सिमिलर ही रिपीट होती है, सिर्फ और सिर्फ कलर प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। फोटोज दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छी निकाल के देता है अल्ट्रा वाइड के मामले में। हाँ जैसे मैं लो लाइट में लेके गया यार, सरप्राइजिंगली ओप्पो ने काम तो बढ़िया करा है यार, लो लाइट में भी अच्छी फोटोज निकाल के दे गया। आईफोन में तो डेफिनेटली लो लाइट की परफॉर्मेंस हमेशा से बढ़िया रहती है, बट यहाँ पे अगर आप जैसे ये वाली फोटो देखोगे, ओप्पो ने ना प्रोसेसिंग के चक्कर में फाड़ ही दिया भाई। घास ये पता नहीं सफेद सी ग्रीन सी कर दी अजीब सी, पेड़ के पत्ते भी अगर आप देखोगे, लेकिन आईफोन के अंदर वो नेचुरल टिंट मेंटेन्ड है। तो यहाँ पे ना ये ओवर प्रोसेसिंग कर देता है। जैसे इस वाले शॉट में देखो, वहां पे घास बिल्कुल व्हाइट हो चुकी है, यहाँ पे देखो अपने लैंप्स हो गए, ओवर प्रोसेस नहीं हुआ ना, इवन शैडोज हो गई, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, एकदम नेचुरल लग रही है आईफोन के अंदर। और यही चीज ना लो लाइट में हर जगह फॉलो कर रहा था। फर्स्ट ग्लांस में आपको ओप्पो की फोटोज अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे ना, जहां पे लाइट कम है उसको ऐसे ओवर शार्पन करने के चक्कर में अजीब सी कर देता है। बाकी जहां पे लाइटिंग थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती है, वहां पे डेफिनेटली थोड़ी ओप्पो की फोटोज बेटर लगती है। बाकी आप अपने थॉट्स मेरे को बताना कमेंट करके। फिर 1x आ जाता है, 1x में भी सेम कहानी रिपीट होती है। एंड यहाँ पे कुछ एरियाज में मेरे को ओप्पो की डायनामिक रेंज ज्यादा बेटर लगी। थोड़ा जैसे स्काई हो गया, ये थोड़ा डार्केस्ट पोर्शन हो गया, जैसे ये वाली फोटो आप देख सकते हो, सही कलर्स वगैरह मैनेज कर देता है। देखो आईफोन तो ऑल टाइम काफी बेटर निकालता है, इनकी प्रोसेसिंग हमेशा से लोग तारीफ करते हैं, लेकिन ओप्पो जैसे अपने आप को बेटर कर रहा है फोटोज के मामले में, वो कमेंडेबल है। अब ह्यूमन सैंपल्स आगे 1x में, यहाँ पे वही प्रोसेसिंग के चक्कर में ना ह्यूमन स्किन टोन्स को ये हल्का सा रेडिश साइड लेके जाता है। मतलब ये ज्यादातर लोगों को पसंद तो आएगा कि भाई सोशल मीडिया पे फोटो डालनी है, 1x से खींची और
अपना कुछ भी आप डालोगे तो आपके स्किन टोन वगैरह आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन वो अगर आप थोड़ा जूम करके देखते हो ना, तो जैसे कंट्रास्ट इतना ज्यादा कर देता है कि ब्लैक कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो जाएगा। जैसे वाली शर्ट देखो, थोड़े मरून टाइप की शर्ट है ये, लेकिन यहाँ पे ओप्पो के अंदर देख रहे हो थोड़ा डार्क साइड चली गई है, आईफोन में एकदम नेचुरल साइड है। तो ये कंट्रास्ट के अंदर थोड़ा सा ना दिक्कत होती है ओप्पो के अंदर, जो मेरे को फील हुई। चाहे आप इंडोर वाले शॉट्स भी देखोगे उसमें भी आपको सेम चीज फील होगी, थोड़ी चीजें डार्क साइड चली जाती है, जैसे चेयर्स वगैरह है शॉर्ट में। आईफोन में डिटेल्स नेचुरल लग रही है, लेकिन यहाँ पे ओप्पो के अंदर देखो ब्लैक ब्लैक पूरा एकदम डार्क सा हो गया। तो ये एक मेरे को एक ड्रॉबैक की तरह फील हुआ। फिर लो लाइट में आए, लो लाइट में वही अपना ओवर प्रोसेसिंग करने के चक्कर में ओप्पो अपने फोटोज की ऐसी तैसी कर दे रहा था। भाई इतना हरे का मैं करूंगा क्या भाई, कितना अजीब लग रहा है वो ऐसा लग रहा है लाइट बहुत ही ज्यादा पड़ रही है वहां पे। तो ऐसे 1x के बहुत सारे सैंपल लिए थे। फोटोज दोनों अपने अपने फोन अच्छी जगह खींचते हैं, बट स्टिल मैं कहूंगा यार आईफोन नंबर लेके जाता है प्रोसेसिंग में। फिर 2x आता है, वो इन्हीं का ही डिजिटल जूम है। 1x का एक डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती है, प्रोसेसिंग यहाँ पे भी सिमिलर ही चलती है। और यहाँ पे आईफोन का और ओप्पो का दोनों का फोकल लेंथ ना सिमिलर सा ही है 2x पे। तो डिफरेंट फोकल लेंथ पे कुछ आप डिफरेंट फोटोज ले सकते हो। दोनों का अपना अपना डिजिटल जूम है, तो थोड़ी सी क्वालिटी लूज होती है अगर आप जूम वगैरह करोगे। लो लाइट में तो वही हालात है ओप्पो के। मैं कहूंगा लो लाइट में इनको थोड़ी सी ओवर प्रोसेसिंग वाली चीज कम करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी फोटोज अच्छी निकल के आएंगी। जैसे स्ट्रीट लाइट्स भी अगर हम देखते हैं ना, तो ओप्पो में ना वो थोड़ी सी ऐसे फैल सी जाती है, क्योंकि प्रोसेसिंग ज्यादा है ना, तो दिखती नहीं है लाइट वगैरह कैसा है कैसा नहीं है। तो ये चीज थोड़ी सी है। जैसे लो लाइट में ये वाली फोटो देखो, यहाँ पे सचिन की स्किन पे कितनी ज्यादा ऐसे व्हाइटिश सी हो रही है, लेकिन आईफोन काफी नेचुरल है। अब एक ताकत हमारे ओप्पो फाइंड X9s के पास ज्यादा है, दैट इज 3x, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर मिलता है हमारे को। आईफोन में हमने वही 3x को ना डिजिटल जूम कर दिया था। लेकिन भाई एक चीज बताऊं, यहाँ पे आईफोन डिजिटल जूम होने के बाद भी भाई डायनामिक रेंज अच्छी मेंटेन कर पा रहा था। जैसे इस वाले शॉट में देखो कितना डार्क हो गया ना यहाँ पे पेड़ वगैरह, लेकिन आईफोन में अगर आप देखो काफी ज्यादा नेचुरल फील दे रहा है। भाई आईफोन अपनी प्रोसेसिंग में बढ़िया तो है, और ये चीज मैंने ह्यूमन सैंपल्स में भी देखी। जैसे प्रथम और उज्जवल की फोटो आप देखोगे, भाई दोनों में साइड बाय साइड ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। बट हाँ, अगर आप जूम करते हो तो ओप्पो के पास ऑब्वियसली थोड़ी सी क्वालिटी बेटर निकलती है। बट भाई डिजिटल जूम भी आईफोन का बढ़िया है, लेकिन वो कुछ जगह बढ़िया है, कुछ जगह फिर वो लगता है कि हाँ यहाँ पे डिजिटली जूम हुआ है तो डिटेल्स मिस हो रही है। वहां पे ओप्पो बेटर डिटेल्स निकालता है। इंडोर शॉट्स में जैसे मल्टीपल आइटम्स की फोटोज हमने निकाली ना, तो यहाँ पे हमारे को ओप्पो के अंदर बेटर डिटेल्स मिलती है। इवन ह्यूमन स्किन टोन्स में भी देखोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी बेटर डिटेल्स मिलेंगी। और 3x के केस में ओप्पो इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं करता। जैसे इंडोर शॉट्स में हमने देखा स्किन टोन्स वगैरह काफी ज्यादा बैलेंस्ड है कंपेयर टू अल्ट्रा वाइड या प्राइमरी सेंसर। और 3x में जब हमने लो लाइट के फोटोज लिए, सरप्राइजिंगली ओप्पो के लो लाइट के फोटोज अच्छे निकल के आ रहे थे इसके टेलीफोटो सेंसर के थ्रू। और यहाँ पे मल्टीपल हमने सैंपल्स लिए। आईफोन ऑब्वियसली 3x में डिजिटल जूम है, तो ये तो डेफिनेटली लो लाइट में भैया देखो डिटेल के मामले में खत्म हो जाता है। तो ओप्पो यहाँ पे थोड़ा हमारा अपर एज लेके जाता है। जैसे ह्यूमन स्किन टोन में फोटोज देखोगे डिटेल्स ओप्पो में ज्यादा है, लेकिन ओप्पो की प्रोसेसिंग अजीब ही है यार। जैसे आप ये वाली फोटो देखोगे प्रथम की, यहाँ पे तो फेस रिवील ही नहीं हो रहा। वो बात अलग है आईफोन में बिल्कुल ही फट गया, कलर्स वगैरह डिजिटली बहुत प्रोसेस हो गया, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग में थोड़ा ओप्पो को मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। फिर 6x पे भी हमने कुछ फोटोज ली, जो फाइंड X9s के अंदर एक डिजिटल जूम है 3x के बाद। फिर आईफोन में तो बिल्कुल ही डिजिटल हो गया। 1x के बाद तो जितना जाएंगे वो डिजिटल ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ओप्पो के पास एक अपर एज है, प्रोसेसिंग अच्छी होती है, डिटेल ज्यादा मिलती है हमारे को 6x के अंदर, एंड डेफिनेटली वो फोटोज भी अच्छी निकाल के देता है। जैसे हमने ह्यूमन सैंपल्स वगैरह लिए थे, ऐसा नहीं है अगर अच्छी लाइटिंग मिल जाए आईफोन को तो 6x डिजिटल में भी अच्छा ही लगता है दिखने में। बट यस, यहाँ पे डिटेल्स नहीं कैप्चर कर पाएगा ना, क्योंकि सेंसर डेडिकेटेड नहीं है, वो बस प्राइमरी सेंसर को ही यूज कर रहा है। एंड यहाँ पे ओप्पो डेफिनेटली अपर एज लेके जाता है। फिर आ जाता है पोर्ट्रेट सैंपल। हमने काफी सारे पोर्ट्रेट सैंपल लिए और ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स के या ह्यूमंस के अच्छे लगते हैं। 1x पे पोर्ट्रेट सैंपल कोई ज्यादातर लोग लेते नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा फोकल लेंथ अच्छी नहीं लगती ना फोटोज की। स्टिल हमने लो लाइट वगैरह में भी लिए थे, एंड दोनों ही फोन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पोर्ट्रेट के अंदर 1x के अंदर। फिर 2x आ जाती है, जो कि डिजिटल फोकल लेंथ है दोनों ही फोन्स के अंदर, इसलिए इसको कंपेयर करना बनता भी था। एंड यस, यहाँ पे भाई एज डिटेक्शन दोनों ही फोन्स का अच्छा है। सरप्राइजिंगली मुझे ओप्पो से इतनी उम्मीद थी नहीं कि ये भाई एज डिटेक्शन पे इतना अच्छा काम करेंगे, बट हाँ इनका एज डिटेक्शन वगैरह अच्छा है। कलर्स वही थोड़े पंचियर साइड है, बट कंपेयर टू प्राइमरी अल्ट्रा वाइड अगर मैं देखूं ना, नॉन पोर्ट्रेट जब हमने शुरू में निकाले थे उसके कंपैरिजन में ये इतना ज्यादा नहीं पंचियर साइड लेके जा रहा। बट कलर प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो जाती है लो लाइट फोटोज में, खासकर ह्यूमन स्किन टोन्स पे थोड़े मतलब अजीब साइड चले जाता है। आईफोन इज वेरी नेचुरल और बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा मजा आता है 3x पे फोटोज खींचने में। और 3x में आईफोन तो डिजिटल है ही, और ओप्पो के पास डेडिकेटेड सेंसर है। एंड क्या फोटोज निकल के आती है फाइंड X9s में भाई 3x सेंसर से। बैकग्राउंड ब्लर इतना बढ़िया। आईफोन में डिटेल्स मिसिंग लगती हैं, लेकिन ओप्पो एकदम सोशल मीडिया रेडी। खींचो भैया, डाल दो एकदम चुम्मेश्वरी फोटोज। आप अपने थॉट्स मेरे को बताना साइड बाय साइड कमेंट करके। एंड यहाँ पे हमने 3x पे मल्टीपल सैंपल्स लिए थे, लो लाइट में, डे लाइट में, इंडोर, आउटडोर, ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमंस, एंड 100% यहाँ पे ओप्पो अपर एज लेके जाता है। देन कमिंग ऑन टू द सेल्फीज। सेल्फीज में भी वही कलर्स वाली बात आ जाती है। ओप्पो के थोड़े कलर्स हमारे को पंचियर साइड मिलते हैं, अच्छे लगते हैं। मतलब स्किन टोन्स अगर आप देखोगे ना, अगर आपको नेचुरल जैसे आईफोन के कलर्स है वो नहीं अच्छे लगते, तो ओप्पो आपको बढ़िया लगेगा। कुछ लोगों को आईफोन वाली स्किन टोन्स पसंद आती है। आप इनमें से कौन से वाले हो मेरे को बताना टाइम स्टैम्प के साथ, कौन सी फोटो आपको अच्छी लग रही है। सेल्फी के मामले में आई वुड से दोनों ही बढ़िया है। मतलब इतना ज्यादा कोई मेरे पास बड़ा इसके लिए कोई ओपिनियन नहीं है। इसके अंदर पोर्ट्रेट वाले सैंपल्स भी हैं कुछ, जिसमें एज डिटेक्शन से आप आइडिया लगा सकते हो, और डिफरेंट सैंपल लिए थे। एंड उसके बाद जैसे लो लाइट आती है, लो लाइट में मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा ओप्पो बेटर परफॉर्म कर रहा है आईफोन के कंपैरिजन में सेल्फी के मामले में। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल ओप्पो को नंबर
दे सकता हूं सेल्फी के लिए। तो यार देखो, अगर कंक्लूड करते ना तो मेरे पास ना कोई कोर कंक्लूजन नहीं है, दोनों फोन अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। तो यहाँ पे अगर ओप्पो की बात करते हैं, अगर आप ओप्पो लेते हो तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, एक तो 7025 mAh की बैटरी है, 1-1.5 दिन का बैटरी बैकअप भाई कहीं नहीं गया। उसके अलावा भाई देखो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एक्स्ट्रा पेरिस्कोप सेंसर मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो डेफिनेटली इसका कैमरा सेटअप स्टैंड आउट कराता है। हाँ, कलर प्रोसेसिंग वगैरह जो मैंने आपको बताई वो चीज साइड बाय साइड चलती है, और आईफोन में जो नेचुरल कलर्स मिल रहे हैं उसके अंदर भी आप ट्वीक कर सकते हो। जैसे एक वाइब्रेंट मोड मिलता है कैमरा स्टाइल्स में जाके ना, तो वो भी आप चेंज करके उस चीज को भी फिक्स कर सकते हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ओप्पो को थोड़ा सा अपनी कलर प्रोसेसिंग पे काम करना तो चाहिए। और हाँ, फास्ट चार्जिंग मिलती है 80 वॉट की, जो आईफोन में नहीं है, और ये IP69 रेटेड है, जो ऑब्वियसली IP68 से थोड़ा सा पॉइंट लेके जाता है प्रेशर वाला। और अगर आप एक आईफोन लेते हो तो एक रिलायबल सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कलर ओएस बेकार है, बट एप्पल का इकोसिस्टम ले लो, या एप्पल को जब आप ओवरऑल यूज करते हो, एप्लीकेशन है, यूआई है, स्मूथनेस है। हाँ, कहीं ना कहीं एप्पल के अपने चैलेंजेस हैं यूआई वाले लेवल पे। और आईफोन के केस में सबसे बड़ा पॉइंट है रीसेल वैल्यू का। ओप्पो की रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है जितनी आईफोन की है। अगर आप इसको आज 83,000 रुपीज का खरीदते हो तो आप साल भर चलाने के बाद भी इसको एक अच्छी वैल्यू पे बेच सकते हो। और वायरलेस चार्जिंग हमारे को आईफोन 17 में मिलती है, जो ओप्पो के अंदर नहीं है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। अगर आपके पास एक मैकबुक है, आईपैड है, एप्पल इकोसिस्टम पे आप ऑलरेडी हो, तो आईफोन आपके लिए सबसे बढ़िया चॉइस है। या फिर आप अभी आईफोन लोगे और बाद में एप्पल का इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आपको एंड्रॉइड के लिए ही जाना है, 80,000 के आसपास का ही बजट है, तो कैमरा फोन के हिसाब से आई थिंक फाइंड X 9s एक अच्छी चॉइस है 80,000 रुपीज के आसपास। वैसे वीवो का X300 FE भी आता है इसी प्राइस पॉइंट पे, मैंने वो टेस्ट नहीं कर रखा। अगर कंपैरिजन वगैरह चाहिए इसके साथ या आईफोन के साथ, मेरे को कमेंट करके बताओ। जितने ज्यादा कमेंट्स वगैरह मिलेंगे हम कोशिश करेंगे। और कोई फोन जो आपके माइंड में हो, शायद मुझे ना पता हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे डिमांड वैसे सप्लाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।